दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसे मैं बहुत ही डिटेल में आपके सामने डिस्कस करूंगा। और मैं आपको इतना बताता हूं कि शायद ही आपने इतना डीपली पढ़ा हो। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको मैं बता दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। सॉरी दोस्तों, इसमें से आपका ऑप्शन जो है 22 कर लीजिए। यहाँ पे 22 मई को मनाया गया। ठीक है, मैंने इसमें ऑप्शन आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है। 22 मई को मनाया गया, 22 मई को मनाया गया। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि 22 मई को मनाया गया। और इसे शुरू किसने किया था? इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था, मतलब यूनाइटेड नेशंस द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा शुरू किया गया था। और इसके बारे में मैं बता दूं कि भारत जो है 12 देशों में शामिल किया गया है। ठीक है, भारत 12 देशों में शामिल किया गया है। और ये 12 देश कैसे हैं? ठीक, ये सर्वाधिक विविधता वाले देश हैं। ठीक है, ऐसा नहीं केवल 12 ही देश हैं, इसमें सर्वाधिक विविधता वाले देशों में जो है भारत शामिल है। और इसके विषय के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो मैं आपको फैक्ट दिखाता हूँ, मैंने उसमें लिख रखा है, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं फैक्ट क्या लिखा है। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या है? हमारा समाधान प्रकृति में निहित है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और अगला जो इसमें पॉइंट लिखा है मैंने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2000 को, ठीक है, ये आपको डेट याद रखनी, 20 दिसंबर 2000 को प्रतिवर्ष 22 मई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत ही डीपली से आपको करूँगा, शायद ही आपने इसके बारे में ऐसा पढ़ा हो। ठीक है, केंद्र ने घोषणा की है कि विनाशकारी चक्रवात अम्फन या अम्फान कर लीजिए, अम्फान के दौरान मरने वालों की परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, न्यूज़ में दिखाया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ममता बनर्जी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर बंगाल का जो है मुआयना किया कि कितना नुकसान हुआ है। तो इसके बाद जो है पीएम ने घोषणा करी है कि जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उनको क्या मिलेगा, उनके परिवारजनों को 2 लाख रुपए, ठीक, मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं ये चक्रवात के बारे में। ठीक है, इसके लिए मैंने कुछ फैक्ट बनाए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, मैं फिर से बोलता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए फैक्ट्स देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट्स में। मैं आपको बता दूं कि चक्रवात के बारे में जो फैक्ट है, इसमें मैं स्टार्ट करूंगा कि तूफ़ानों के नाम 5 कमेटियां देती हैं। कितनी कमेटियां देती हैं? 5 कमेटियां देती हैं। ये आपको मैं बहुत ही रिसर्च करके मैं ढूंढकर यहाँ पर रखा हूँ, तो प्लीज़ इसको सीरियसली पढ़िएगा और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, जिससे जो है और लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच सके। तो उस कमेटी का क्या नाम है? एस्केप WMO टाइफून कमेटी, ये पहली कमेटी का नाम है। ये 5 कमेटी मिलकर जो है नाम रखती हैं तूफ़ानों के। और दूसरी कमेटी का नाम है WMO एस्केप पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, और तीसरी कमेटी क्या है? RA1 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी। और चौथा है RA4 हरिकेन कमेटी। और पांचवा है RA5 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप कई बार पढ़िए, रिवीजन करिए, तो आपको याद हो जाएगा। देखिए नीचे के 3 आपको याद करने में बहुत इजी होगा। ठीक है, RA1, RA4 और RA5। ठीक है, तो आपको इसमें, और आपका जो पहला दूसरा है वो भी मैच कर रहा है, तो आपको याद करने में इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। अभी बहुत सारे मैंने इसमें फैक्ट्स रखे हैं और आप इनको प्लीज़ इग्नोर मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं फैक्ट्स। और अब चलिए दूसरा देखते हैं कि चक्रवातों
को नाम देना सबसे पहले अटलांटिक सागर के इर्द गिर्द बसे देशों ने शुरू किया। ठीक है, कहाँ से शुरू किया गया था? अटलांटिक महासागर जो है उसके इर्द गिर्द जो देश है वहाँ से जो है नाम देना शुरू किया गया था। और अपने यहाँ पर हिंद महासागर में लगभग 2004 में जो है शुरू किया गया था। और 8 देश जो है वो अपनी तरफ, मतलब हम लोगों की तरफ हिंद महासागर के आसपास के जो देश हैं 8 देश हैं वो नाम देते हैं। वो मैं आपको दे दूंगा कि कौन कौन से देश हैं और क्या नाम दिए हैं। 8 देश 8 नाम अपने देते हैं। ठीक है, मतलब 8x8 का रेशियो चलता है। तो वो मैं आपको अभी दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देश और देश के जो नाम देश ने दिए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं तूफ़ान कैसे आता है। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर, आपको पता है इक्वेटर कहाँ पे होता है? ये, ठीक है, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री लाइन, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, आप अब बात कर रहे हैं हम लोग ऊपर वाले की, इस वाले नॉर्थ एरिया की, ऊपर वाले की। इक्वेटर के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में तूफान बाईं तरफ घूमते हैं। बाईं तरफ का मतलब इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, तूफान कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और नीचे मतलब यहाँ की बात करें साउथ पोल की, ये नॉर्थ की तरफ, ये साउथ की तरफ। ठीक, साउथ की तरफ जो तूफान होते हैं वो दाईं तरफ को घूमते हैं। दाईं तरफ का मतलब क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है वह उस तरफ को घूमते हुए आते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आप इसमें आप ये भी गेस कर सकते हैं कि अम्फान, अभी जो तूफान आया है वो किस तरफ को आया है? वो एंटी क्लॉकवाइज राउंड करते हुए हम लोगों की तरफ बढ़ा था। ठीक है, तो इतना आपको देखिए नॉलेज हो गया है। अब अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है, आप देख सकते हैं कि हिंद महासागर में आने वाले तूफानों को नाम देने का चलन 2004 में शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 2004 में शुरू हुआ था हिंद महासागर में आने वाले तूफानों को नाम देना। ठीक है, 2004 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, मैं 2 कंट्री का नाम बता देता हूँ क्योंकि भारत पाकिस्तान बहुत होता रहता है अपनी तरफ, तो मैं 2 कंट्री का नेम थोड़े से लिखकर बता देता हूँ मैं। और आगे आप जब बढ़ेंगे मैं लास्ट में आपको सारे कंट्री का नाम बता दूंगा और विद उसके जो नेम है तूफ़ान के उनके। ठीक है, भारत की लिस्ट में अग्नि, आकाश, बिजली, मेघ और सागर जैसे नाम है। ठीक है, और पाकिस्तान में भेजी गई लिस्ट में नीलोफर, तितली और बुलबुल जैसे नाम हैं। ठीक है, आकाश नाम देख सकते हो और पढ़ भी रहे हैं, स्टडी विद आकाश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। अब आगे देखते हैं फैक्ट में कि 8 देशों, कौन से 8 देश हैं अपनी तरफ? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड ने पैनल में भाग लिया और 64 नामों की सूची के साथ आए। ठीक है, इन देशों ने प्रत्येक में 8 नाम प्रस्तुत किए। अभी मैंने आपको बताया था 8x8 का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 × 8, 8x8 की तालिका में व्यवस्थित है। मतलब सभी देशों ने अपने 8 नाम दिए हैं। तो कितने नेम हो गए? 64 नेम हो गए। और अभी लास्ट में जो अभी तूफान आया है अम्फान, तो ये किसकी सूची से लिया गया है इसका नाम? तो ये थाईलैंड की सूची से लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अभी तक आपने नहीं सुना होगा कि अब जो अगला तूफान आएगा उसका नाम क्या रखा जाएगा। ठीक, अगला जो तूफान आएगा वो भारत की लिस्ट से लिया जाएगा वायु। अगला जो अब तूफान उठेगा उसका नाम क्या रखा जाएगा? वायु रखा जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझ के पढ़िए। अब अगले लिस्ट देख लेते हैं किस देश ने कौन कौन से नाम दिए। आप उनको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जेरॉक्स निकलवा कर अपने पास में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, या आप खुद ही नोट कर सकते हैं। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। ये रही लिस्ट, आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में कौन कौन सा है? ओनिल, ओगनी, निशा, गिरी, हेलेन, चपला, ओची, फानी। ठीक है, आप सबसे लास्ट में देखिए थाईलैंड में देखिए सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? अम्फान। ठीक है, यही तूफान आया था। अब आ जाइए सेकेंड नंबर पे, ऊपर से भारत में देखिए सबसे लास्ट में क्या लिखा है? वायु। तो अब कौन सा तूफान आएगा? वायु आएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ये लिस्ट की आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम में आएगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि उस कंपनी का नाम बताइए जिसने एनटीपीसी का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये मैंने आपको
प्रीवियस वीडियो में करा रखा है एनटीपीसी के बारे में, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में उसमें बताया था कब स्थापना हुई, कब हुई। तो आपने अगर पढ़ा है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, और ये कहाँ पर जो है स्थित है, किस राज्य में। एनटीपीसी के साथ अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा जो है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन मतलब ONGC, सी, ठीक है। क्या मैंने बताया इसका फुल फॉर्म? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो ONGC ये मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया, थोड़ा सा माइंड लगाइए। ओ का मतलब ऑयल, ठीक, ऑयल एंड नेचुरल मतलब तेल और प्राकृतिक। तो किससे मैच कर रहा है आप देख सकते हैं कि पहले से मैच कर रहा है। मैंने इंग्लिश में इसलिए बताया और हिंदी में इसलिए लिखा कि एग्ज़ाम में आपका या तो हिंदी में दे सकता है, कभी कभी रहता है कि इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है और हिंदी को हिंदी में तो लिखा ही रहेगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने एक को इंग्लिश में बता दिया और एक हिंदी में लिखकर आपको ऑप्शन में दे दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू करी है। आपको पता है कोणार्क नाम आ गया, कोणार्क कहाँ है तो इसमें कुछ बताना ही नहीं। कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में, ठीक है। कोणार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सेकेंड ऑप्शन आप देख सकते हैं, कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि कोणार्क मंदिर का जो सौरीकरण किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है? ये उड़ीसा में किया जा रहा है। इसमें देखिए किया क्या गया है, केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौरीकरण के लिए एक योजना शुरू करी गई है, ठीक है। इस योजना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से, ठीक, योजना के लिए 25 करोड़ की राशि लगाई जाएगी। कितनी राशि लगाई जाएगी? 25 करोड़, ठीक है। 25 करोड़ की राशि लगाई जाएगी, ये आपको याद रखना है। कितना रुपए खर्च किया जाएगा? 25 करोड़ जो है खर्च किया जाएगा, ठीक है। यह परियोजना उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। किसके द्वारा क्रियान्वित की जाएगी ये मैं आपको लिख देता हूँ, ओडिशा, ये इंपॉर्टेंट है, ओडिशा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इस घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, तो उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। आपको ये भी याद रखना है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसका सीएम कौन है उड़ीसा में। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि उड़ीसा का सीएम कौन है, ठीक है। उड़ीसा के सीएम कौन है ये मैंने आपको बता रखा है, नवीन पटनायक जी, ठीक है, नवीन पटनायक, ठीक है। और गवर्नर कौन है? वो आपके गणेशी लाल जी हैं, गणेशी लाल जी, ठीक है। आपको ये दोनों याद रखने हैं, सीएम भी और गवर्नर भी, जिससे आप से अगर कोई भी स्टेट का नाम पूछा जाए तो आप सीएम और गवर्नर बताते चलें, ठीक है। मैं आपको इतनी बार बताऊंगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 23 मई को विश्व कछुआ दिवस को मनाया जाता है। ये सबसे पहले जो है 2000 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। कब स्टार्ट किया गया? 2000 में। इसके बारे में आपको पूरा मैं बता दूं कि कछुआ और कछुए की सभी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए 1990 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन, ठीक, गैर लाभकारी संगठन का मतलब NGO, ठीक है, गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू द्वारा 2000 से यह दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? मैंने आपको बता दिया कि 2000 से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मई को। 23 मई 2000 से इसको स्टार्ट किया गया है। और NGO की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, ठीक है, जिसने इसको स्टार्ट किया था। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि आपको इतना अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन देखकर, और इसमें से
कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसलिए मैंने सारे जो रेट हैं, दर हैं, उन सबके क्वेश्चन बना दिए और एक आपको जो है फैक्ट बना के दे दिया है, पेज बना के दे दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वो एक साथ में भी आपके पास में बना रहेगा और क्वेश्चन से पढ़ने से याद भी हो जाता है, तो मैंने क्वेश्चन को भी बना दिया। ठीक, वर्तमान रिवर्स रेपो दर क्या है? ठीक, वर्तमान रिवर्स रेपो दर क्या है? वो 3.35 है। रिवर्स रेपो का मतलब RRR, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक, क्या है वो आपका 3.35 है, ये आपको याद रखना है। 3.35 इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जो है इग्नोर मत करिएगा। अब आपको बता दूं कि रिवर्स रेपो दर क्या होता है, तो इसके लिए आपको रेपो रेट पता होना चाहिए भैया, है ना। तो आपको चलिए रेपो रेट बताते हैं, फिर रिवर्स रेपो रेट बताते हैं। तो रेपो रेट क्या होता है? RBI जिस ब्याज पर कुछ समय के लिए, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस ब्याज पर कुछ समय के लिए दूसरे बैंक को लोन देती है। ठीक है, मतलब RBI से जिस ब्याज दर पर कुछ समय के लिए दूसरे बैंक लोन लेते हैं, वो जो होता है रेपो रेट होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप रिजर्व बैंक हैं, मैं दूसरा बैंक हूँ, मैं अगर आपसे जिस रेट पर जो है लोन लूँगा, तो ये हमारा जो रेट होगा ये रेपो रेट हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए रिवर्स रेपो रेट अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा कैसे होता है? तो आप ये देखिए कि जब बैंक अपना पैसा, मतलब दूसरा जो बैंक होता है, अपना पैसा वो RBI में जमा करते हैं, ठीक है, तो उन्हें ब्याज मिलता है। क्या करता है? जो अन्य बैंक होते हैं वो RBI में अपना पैसा जमा करते हैं, तो उनको ब्याज मिलता है। इस ब्याज की दर को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। जैसे आप बैंक में जमा करते हैं अपना पैसा, तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, वैसे ही जो ये अन्य छोटे मोटे बैंक होते हैं, ये क्या करते हैं? रिजर्व बैंक को अपना पैसा जमा करते हैं, तो रिजर्व बैंक क्या करता है? उन बैंक को जिस ब्याज की दर पर जो है, मतलब ब्याज पर जो है उनको देता है, ठीक है, ब्याज दर देता है, तो वो क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है। ये आप समझ गए? तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और लास्ट में मैं इन क्वेश्चन के आपको जो है पेज दे दूंगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान MSF दर क्या है? MSF का मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, मैं आपको अभी भी दोस्तों बोल रहा हूँ, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी करते चलिए। ठीक, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग जो है सहयोग कर रहे हैं। तो MSF दर है क्या, कितनी है? तो ये कितनी है? 4.25 जो है MSF दर होती है। ठीक है, और इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि MSF दर मतलब कैसे क्या लिया जाता है, कैसे बैंक लेती है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि अगर कोई भी बैंक RBI से उतना ही अधिकतम राशि का MSF ले सकता है जितना उसकी शुद्ध मांग और टर्म दायित्वों का 1% हो। मतलब अब ये क्या हो गया भैया? शुद्ध मांग और टर्म दायित्व, तो ये NTDL कहा जाता है। NTDL क्या होता है? अब इसको भी पता होना चाहिए, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक, NTDL, आप इसको जो है ध्यान से सुनिए, NTDL ये आपको पता होना चाहिए। NTDL मैं लिख देता हूँ, NTDL इसको क्या कहेंगे? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब इसके बारे में अगर हम लोग ऐसे ही आम बोलचाल की भाषा में अगर कहें कि जितना बैंक की औकात है, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये की औकात है, तो वो केवल 1 रुपये ही ले सकता है कर्ज पे। समझ गए आप कि नहीं? मतलब अगर 100 करोड़ है उसके पास बैंक का, ये NTDL उसका 100 करोड़ है, तो वो केवल 1 करोड़ जो है ब्याज ले सकता है। और इसके बारे में बता दूं कि MSF के अंतर्गत, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, अब ये एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्चुअल फैक्ट है कि MSF के अंतर्गत कम से कम 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ का लोन लिया जाता है। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कि 1 करोड़ का लोन लिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी एक
अगर रेपो रेट निकालना हो या एमएसएफ रेट निकालना हो तो एक मानक माना जाता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इस वक्त कोविड-19 की वजह से सब डिस्टर्ब चल रहा है। ठीक है, तो एक रेट माना गया है, मैंने एक जगह से पढ़ा है, तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि रेपो रेट जो होता है आरआर, ठीक, अगर वो निकालना हो तो क्या करो कि रिवर्स रेपो रेट मतलब आरआर प्लस 1%, ठीक, ये आपका आरआर निकल आता है। अगर एमएसएफ देखें, मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देखें, तो अगर ये निकालना हो तो आरआर प्लस 1% ये कर दीजिए तो आपका एमएसएफ निकल आएगा। ठीक है, अगर इस प्रेजेंट टाइम में जो रेट चल रहा है अगर उसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं तो लगभग में आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करेक्ट 100% आंसर आ गया, लेकिन लगभग में जो है आंसर आता है। ठीक है, तो इसको आप फॉलो मत करिए, क्योंकि मैं थोड़ा इस पर कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, तो आप भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि चेंज हो गया हो, बैंक का दूसरा सिस्टम हो गया हो, तो इसको आप मत फॉलो करिए, पुराना मैंने बुक से पढ़ा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था इसमें मैं आपको लास्ट में जो है वो बताऊंगा, तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान रेपो रेट क्या है, आरआर, वो मैंने आपको बता दिया है। आरआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, कि आरबीआई से जिस ब्याज पर कुछ समय के लिए दूसरे बैंक लोन लेते हैं वो रेपो रेट होता है। ये मैंने आपको बता दिया है। रेपो रेट क्या है प्रेजेंट टाइम में, रेपो रेट है आपका 4%। ठीक है, 4% आपका रेपो रेट है, 4%। तो आप याद रखिएगा ये तीनों जो है आपको याद होने चाहिए। एक आरआर मतलब रेपो रेट, आरआरआर रिवर्स रेपो रेट, और एमएसएफ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, तो बैंक वाले एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। और आपका अभी पीसीएस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं बता दूं इसके बारे में फैक्ट कुछ, है ना। मैंने पेज जो बनाया था वो मैं आपको सामने शेयर कर दूं, तो आप देख सकते हैं पेज को। ठीक है, मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि पहले जो है 4.40 से रेपो रेट कितना हो गया है 40 बीपीएस। बीपीएस का मतलब होता है बेसिस पॉइंट। ठीक है, बीपीएस का मतलब क्या होता है, बेसिस पॉइंट। आपको ये याद रखना है क्या होता है बेसिस पॉइंट, बेसिस पॉइंट्स, बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, 40 बीपीएस से घटाकर 4% कर दिया गया है। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट मैंने आपको बताया कितना हो गया, घटकर 3.35% कर दिया है। और सीमांत स्थायी सुविधा मतलब एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये कितना कर दिया गया है, ये 4.25 कर दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको याद करने में इजी रहेगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FICCI फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की का मतलब एफ, यहाँ से एफ उठाएंगे, लेडीज़ का मतलब एल उठाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ओ उठाएंगे, तो ये FLO बन जाता है। ये FLO लिखा हुआ है, फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताइए। कौन है नई राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये कौन है, ये जानवी फूकन जी हैं। ठीक है, जानवी फूकन, ये हैं कहाँ से, ये आपकी असम से बिलोंग करती हैं। कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये असम से बिलोंग करती हैं, संबंधित हैं। अब आपको फिक्की के बारे में भी पता होना चाहिए। अब मैं इससे पहले आपको अगले पेज में आपको ये बना के दे दूंगा कि फिक्की का फुल फॉर्म, फाउंडेशन, ठीक है, ये सब कौन है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जानवी फूकन जो है किस नंबर की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो ये किस नंबर की बनी, ये 37 नंबर की बनी है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कौन से नंबर की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब पेज पे चलते हैं, चलिए देखते हैं फिक्की के बारे में। अब आपने देखा कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, F फॉर फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, आपको ये याद रखना है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका स्थापना कब हुआ, फॉर्मेशन कब हुआ, 1927 में हुआ। फाउंडर कौन है, घनश्याम दास बिरला।
इनको जीडी बिरला भी बोलते हैं, ठीक है। जीडी बिरला भी कहीं कहीं पे आपको मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और हेडक्वार्टर कहाँ है, वो आपका नई दिल्ली में है। अब ये इसका सुझाव किसने दिया था कि फिक्की को भाई स्थापित करना चाहिए, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। और किसने किया, ये घनश्याम दास बिरला जी ने किया था, जीडी बिरला जी ने, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।